गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टुडेज टॉपिक इज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। तो आज हम ये डिटेल में पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, कब इशू होता है, डेबिट नोट क्या है एंड ये कब इशू होता है, इसके कंटेंट क्या है। तो ये सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इनवॉइस। देखिए इनवॉइस जो होता है, क्या होता है कि हर बिजनेस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ट्रांजेक्शन में, एक होता है सेलर एंड एक होता है बायर। तो इनवॉइस हमेशा कौन इशू करता है? सेलर। इनवॉइस होता है और एक होता है टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस जनरली कोई भी इशू कर सकता है, लेकिन जो टैक्स इनवॉइस है वो जो रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी में, वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने से क्या होता है? अमाउंट का पता चल जाता है कि कितने की सेल हुई, उस पर कितना टैक्स है, क्वांटिटी क्या थी, रेट क्या थी, सेल की डेट क्या थी एंड किस पार्टी को सेल किया, प्रॉपरली सब चीज़ नोट डाउन हो जाती हैं। तो ये एक एविडेंस के रूप में काम करता है। फ्यूचर में कभी कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो ये सब इससे क्लियर रहता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, अल्टीमेटली ये सेल का डॉक्यूमेंट है एंड ये पूरी की पूरी सेल की डिटेल को मेंटेन करता है। इस इनवॉइस में सेल की डिटेल लिखी हुई होती है, तो इसे कहते हैं इनवॉइस। जैसे आप भी जाते हो कभी कुछ परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने बाइक परचेज की, तो जब आप बाइक परचेज करोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा मोटर व्हीकल का, वो आपको एक इनवॉइस देगा। उस इनवॉइस में लिखा होगा किस डेट पे सेल हुई, परचेजर का नाम क्या था एंड कौन सी बाइक थी, मॉडल क्या था, उसकी क्वांटिटी, एक खरीदी तो एक कितने की है, उस पर कितना टैक्स लगा, टोटल कितना अमाउंट पेबल है। एंड सबसे ऊपर टॉप पे सेलर की डिटेल लिखी होती है, वो प्री प्रिंटेड होती हैं। सेलर अपनी डिटेल्स प्री प्रिंटेड रखता है क्योंकि उसको तो बहुत सारे इशू करने होते हैं। सेलर की डिटेल में सेलर का नेम है, सेलर का जीएसटीएन है, एड्रेस है, ये सब चीज़ें इनवॉइस पे लिखी हुई होती, तो इसे हम कहते हैं इनवॉइस। इम्पॉर्टेंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं? देखिए सबसे पहले तो इनवॉइस ट्रांजैक्शन की एविडेंस है। मतलब अगर इनवॉइस इशू हो गया इसका मतलब सेल हो गई। तो सबसे पहले तो सेल तब मानी जाती है जब इनवॉइस जनरेट कर दिया जाता है। इनवॉइस को जीएसटी में लीगल माना गया है। विदाउट इनवॉइस देयर इज नो सेल इन जीएसटी। जीएसटी में सेल तभी मानी जाती है जब इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस के थ्रू टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है। इनवॉइस पे टैक्स की कैलकुलेशन लिखी होती है। जैसे ही हम टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं तो हमें इनवॉइस में टैक्स का अमाउंट भी कैलकुलेट करना होता है। इनवॉइस से एक ये फ़ायदा है कि हम लेजर में डिटेल अपडेट्स कर देते हैं। जो डिटेल्स होती हैं इनवॉइस की, उसको हम पर्टिकुलर लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है तो क्या करते हैं, लेजर में जब डिटेल अपडेट करनी होती है तो बिल बुक से हम डिटेल्स अपडेट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर हो जाता है कि इतने गुड्स, इतनी क्वांटिटी इस रेट पे, इस टैक्स पे सेल किए गए। एंड जो बायर है, अगर रजिस्टर्ड बायर है, सेलर तो रजिस्टर्ड है, वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, एंड बायर भी रजिस्टर्ड है, तो उसको आईटीसी तभी मिलेगी जब उसके पास इनवॉइस होगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगी। इनवॉइस से टाइम ऑफ सप्लाई पता चल जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगा? क्योंकि इनवॉइस पे डेट पड़ी होगी, जिस मंथ की डेट होगी उसी मंथ में उसकी टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी, उसी मंथ पे टैक्स पे होगा, तो इससे टाइम ऑफ सप्लाई भी पता चल जाती है। इनवॉइस प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मेन और पहला डॉक्यूमेंट है जो गुड्स की डिलीवरी को इंश्योर करता है कि गुड्स डिलीवर हो गए हैं। तो इनवॉइस से पता चलता है कि गुड्स सेल हुए एंड गुड्स डिलीवर भी हो गए हैं। इनवॉइस की रिक्वायरमेंट रहती है ट्रांसपोर्ट के लिए भी। जब भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वेसल का केस हो, किसी भी केस में, वेसल के केस में भी, चाहे कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन किया हो गुड्स का, लेकिन इनवॉइस का उस व्हीकल में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कभी भी टैक्स ऑफिसर मिलेंगे, गुड्स को चेक करेंगे, तो वो इनवॉइस ही चेक करते हैं पहले तो कि क्या क्वांटिटी कितनी जा रही है, उसके बाद वो उसी के बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो इनवॉइस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है। जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पे इनवॉइस होना ज़रूरी है। ओनली गुड्स अगर जा रहा होगा तो फिर वो इलीगल माना जाएगा। कंटेंट ऑफ जनरल इनवॉइस। एक जनरल इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट रहते हैं? देखिए सबसे पहले तो टॉप पे सप्लायर की यानी कि सेलर की डिटेल्स प्री प्रिंटेड रहती हैं। इनवॉइस पे क्या क्या प्री प्रिंटेड रहता है?
सप्लायर्स नेम, एड्रेस एंड जीएसटी। सप्लायर का नाम लिखा होता है कि ये किसने बेचा है, एड्रेस क्या है इसकी शॉप का या इसके बिजनेस का, एंड उसका जीएसटी नंबर क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड उस बिल पे सीरियल नंबर जरूर पड़ा होता है। विदाउट सीरियल नंबर बिल इज नॉट वैलिड, इनवॉइस इज नॉट वैलिड। एंड कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से ये पढ़ते रहते हैं। एंड उसमें इशू डेट जरूर होना चाहिए कि किस डेट पे बिल इशू हुआ, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा इस इशू डेट से। फिर ये चीज़ें जो होंगी प्री प्रिंटेड होंगी, इशू डेट बस हमें फिल करनी होगी। उसके बाद ये जो नीचे की डिटेल है इसके कॉलम्स बने होते हैं और हमें ये फिल करना होती है। कुछ लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने हैं तो वो भी प्रिंटेड आ जाता है, लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग के केस में, मतलब मैनुअल बिल जनरेशन के केस में क्या होगा कि ये बिल मैनुअली फिल करना होगा, जबकि कंप्यूटराइज बिलिंग के केस में ये प्री प्रिंटेड हो जाता है, हमें डिटेल लेकिन तब भी फिल करनी होती है। क्या क्या बायर्स का नेम जाता है, बायर का एड्रेस जाता है, एंड अगर बायर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी जाएगा और या फिर उसका यूआईएन जाएगा। तो इतनी चीज़ें हमें बिल पे अपडेट करनी होती है। एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस डालना होता है कि उसका स्टेट क्या है एंड स्टेट कोड क्या है। गुड्स का एचएसएन एंड शैक कोड भी अपडेट करना होता है। एचएसएन कोड मतलब गुड्स के प्रोडक्ट के कोड होते हैं, ये गुड्स के केस में होते हैं एचएसएन कोड, एंड सर्विसेज के केस में होती है सैक, SAC। फिर उसमें बिल में नीचे क्वांटिटी का कॉलम होता है, कितनी क्वांटिटी खरीदी, रेट पर यूनिट क्या है, एक यूनिट का रेट क्या है, एंड उसके बाद में आगे हमें इसी क्वांटिटी और रेट के बेसिस पे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। रेट इनटू क्वांटिटी कर देंगे तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट जब कैलकुलेट हो जाएगा क्वांटिटी इनटू रेट से, तब जीएसटी के रेट्स लिखने होते हैं कि किस रेट से उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। प्रोडक्ट का जो पर्टिकुलर रेट होगा वो रेट लिखना होता है, और जीएसटी के रेट से ही जीएसटी भी कैलकुलेट हो जाता है, मतलब टैक्स का अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स इफ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से प्लेस ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स डिफरेंट है तो कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा विद स्टेट एंड विद पिन कोड। हमें पूरा डिटेल में एड्रेस लिखना होगा। अगर ऐसा गुड्स सेल किया है जो जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो हमें लिखना होगा उसमें प्रॉपरली सप्लाई अट्रैक्ट्स टू रिवर्स चार्ज। वहाँ पे एक नोट देना होगा कि सप्लाई रिवर्स चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है। एंड जब ये सारी डिटेल लिख जाएंगी बिल पे तो लास्ट में उस पर सिग्नेचर करने होंगे, या डिजिटल सिग्नेचर से सप्लायर साइन करेगा, और अगर सप्लायर नहीं है तो उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट का हो या बिलिंग का हो, वो क्या करेगा, उस पर साइन करेगा। नॉर्मली अगर जिसकी एक यूनिट है सिंगल तो वो लोग डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ नहीं करते, वो मैनुअल साइन करते हैं पेन से। लेकिन जहाँ सेंट्रलाइज बिलिंग हो रही होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर से सिग्नेचर होते हैं। तो ये हमारे इनवॉइस में मेन चीज़ें होती हैं जो होना ज़रूरी है। डेबिट नोट, देखिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है कि जब किसी के लेजर को हमें डेबिट करना है, हमें मतलब सप्लायर को, जो रजिस्टर्ड सप्लायर था उसको किसी के लेजर को, किसी भी रिसिपिएंट के लेजर को जब डेबिट करना है तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। डेबिट जब लेजर को सप्लायर करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो एक्चुअल इनवॉइस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए पहले इशू किया था उसमें कोई गलती थी, और गलती पता है किस चीज़ की थी, अमाउंट कम चार्ज कर दिया था। अमाउंट कैसे चार्ज कर दिया था, कम। सप्लायर ने या तो टैक्सेबल अमाउंट कम लिखा जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी भी कम लिख गई। अब क्या करना चाहता है वो, इनवॉइस तो इशू कर चुका, इनवॉइस तो गया, इनवॉइस जब जनरेट हो गया और कम उसमें टैक्स लायबिलिटी मेंशन हो गई, अब क्या करना है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा थी जबकि इनवॉइस में कम चली गई, अब एक्चुअल के बराबर करना है, मतलब इसको रेक्टिफाई करना है। तो अब वो दूसरा इनवॉइस इशू नहीं करेगा बल्कि वो उस डिफरेंस अमाउंट के लिए डेबिट नोट इशू करेगा और उसमें मेंशन करेगा इनवॉइस की डिटेल्स की, हमने ये इनवॉइस आपको इशू किया, हमने मतलब सप्लायर ने ये इनवॉइस इशू किया, और रिसिपिएंट को ये बात कहेगा और आपसे इतना टैक्स कम चार्ज कर लिया गया है इसलिए हम आपके लेजर को और डेबिट कर रहे हैं, और ये रहा डेबिट नोट। फिर वो इस डेबिट नोट को क्या करेगा, इस डेबिट नोट से
नेक्स्ट मंथ की जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो प्रीवियस मंथ की रिटर्न की रेक्टिफिकेशन कर लेगा, जिसमें वो ये डेबिट नोट मेंशन करेगा और जो भी गलती हुई होगी वो मेंशन करेगा। मतलब अब अपने यहाँ लेजर में वो बैलेंस को बढ़ाएगा। कौन? सप्लायर। कब इशू करना होता है डेबिट नोट? देखिए, डेबिट नोट विल बी इशूड फॉर फॉलोइंग रीजन: मिस कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस। जब इनवॉइस इशू किया सेलर ने, सप्लायर ने, तो कोई गलती हो गई। कंसिडरिंग इनकरेक्ट कॉस्ट ऑफ सप्लाई वाइल इशूइंग इनवॉइस, गलत कॉस्ट उसने कंसीडर कर ली जब इनवॉइस इशू किया, मतलब कम कॉस्ट कंसीडर की तो टैक्सेबल अमाउंट कम, टैक्स भी कम। अब वो बढ़ाना चाहता है, कौन? सप्लायर, तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। मिसकैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी गलत लिख गई, भेजे थे 100 पीस और इनवॉइस में मेंशन कर दिए 80 पीस। जब 80 पीस इनवॉइस में मेंशन किए तो 80 पे ही टैक्स लग गया, जबकि लगना चाहिए था 100 पे। तो अब टैक्स के अमाउंट को और बढ़ाना है, टैक्सेबल अमाउंट को भी बढ़ाना है। इस केस में सप्लायर इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करता है और पूरी डिटेल मेंशन करता है कि हमने आपको इस बिल के थ्रू माल सेल किया था एंड इतना माल बेचा था, लेकिन गलती से इतना लिख गया, या इस रेट से बेचा था और गलती से कम रेट लिख गया है और अब हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डेबिट नोट। क्रेडिट नोट, देखिए क्रेडिट नोट जस्ट अपोजिट है डेबिट नोट का। ऐसा होता है कभी कभी कि सप्लायर ने जब गुड्स सेल किया तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया रिसिपिएंट से। इस केस में अब उसको ये जो डिफरेंस अमाउंट है, जितना ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट किया है, वो उसको करेक्ट करके एक्चुअल अमाउंट पे लेकर आना है। जब वो इसको करेक्ट करेगा तो वो रिसिपिएंट को, वो मतलब सप्लायर रिसिपिएंट को एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसमें मेंशन करेगा कि इस बिल के थ्रू हमने आपको ये माल सोल्ड किया था, ये गुड्स सोल्ड किए थे एंड इस पे एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इतनी थी, जबकि हमने आपसे इससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स कलेक्ट कर लिया है और अब हम इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब टैक्स का अमाउंट कम कर रहे हैं। और उस डॉक्यूमेंट को जिसमें वो ये सब मेंशन करेगा, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं क्रेडिट नोट। मतलब उसके लेजर को क्या कर देगा? क्रेडिट करेगा। सप्लायर क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। रीजन क्या क्या होते हैं क्यों क्रेडिट नोट इशू होता है? अगर कैलकुलेशन गलत हो गई इनवॉइस में, गलती से ज़्यादा टैक्स लिख दिया और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट भी कर लिया। तो दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि रिसिपिएंट ने गुड्स परचेज किया, सही टैक्स इनवॉइस किया, गलती भी नहीं है, एकदम सही है टैक्स इनवॉइस, जितनी टैक्स लायबिलिटी थी उतनी लिखी गई, उतना ही टैक्स कलेक्ट भी किया गया। लेकिन जब रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव किया तो उसको उतनी क्वांटिटी की जरूरत नहीं थी जितना उसने खरीद ली थी, सेल नहीं हो पा रही है, तो उसने उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न किया। क्या किया? रिटर्न। तो जब वो गुड्स रिटर्न करेगा तो सप्लायर को उतने रिटर्न, जितना गुड्स रिटर्न रिसीव की है उसको कम करना होगा। तो जब वो इस वैल्यू को कम करेगा तो वो क्या करेगा? उसी इनवॉइस को रेक्टिफाई करने के लिए एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा रिसिपिएंट को कि लीजिए, जितना आपने हमें गुड्स वापस किया उसकी टैक्स लायबिलिटी हमने अपने लेजर में रिड्यूस कर ली है। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रिसिपिएंट ने मतलब परचेजर ने गुड्स खरीदा, रेट तय हो गया, सब कुछ तय हो गया, इनवॉइस भी करेक्ट इशू हुआ, लेकिन जब उसके पास गुड्स पहुंचा तो उसने देखा अरे इसकी जो क्वालिटी है वो तो खराब है, जिस क्वालिटी के हिसाब से हमने पेमेंट किया है हमें तो वो क्वालिटी है नहीं। उसने फोन किया सेलर को कि भाई क्वालिटी डाउन है, हम नहीं खरीदेंगे गुड्स। तो सेलर ने कहा ठीक है, जिस रेट पे तय हुआ था उससे कुछ कम कर लो, रुपए कम कर दिए, 2000 रुपी पर क्विंटल परचेज किया, बोले ठीक है आप 1500 के रेट दे देना। लेकिन जब बेचा था तो 2000 था और बिल भी 2000 का रेज हो गया है। अब पुअर क्वालिटी की वजह से 1500 पे फाइनल हुआ है, तो 500 रुपए पर क्विंटल का वो कम करेगा अपने सप्लायर। तो वो इस कम करने के लिए एक क्रेडिट नोट इशू करेगा और डिटेल मेंशन करेगा एंड जब अपनी नेक्स्ट मंथ में जीएसटी की रिटर्न भरेगा तो उसमें ये टैक्स लायबिलिटी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा। तो इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं क्रेडिट नोट। जो ओरिजिनल बिल इश्यू हुए होते हैं उसमें कोई भी छुआछेड़ नहीं हो सकती, उसको डुप्लीकेट इनवॉइस नहीं इशू हो सकता। अगर इनवॉइस की वैल्यू कम या ज्यादा करना है तो डेबिट क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करेगा। इनवॉइस की वैल्यू पहले कम जा चुकी है, अब ज्यादा करना है तो डेबिट नोट इशू करिए।
इनवॉइस की वैल्यू पहले ज़्यादा चली गई, अब कम करना है तो क्रेडिट नोट इशू करिए। तो ये होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट। कंटेंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, मतलब क्रेडिट और डेबिट नोट में क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या लिखा होता है, हम उन कंटेंट्स की बात करेंगे। देखिए, सप्लायर क्योंकि इशू करता है डेबिट क्रेडिट नोट, तो सप्लायर का नेम, एड्रेस एंड जीएसटी मेंशन होता है, इसमें लिखा हुआ होता है। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा होता है कि ये डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है। उसमें भी सीरियल नंबर पड़े होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होते हैं, मतलब सीरियल नंबर मेंशन होगा जो 1 2 3 4 5 6 लगातार चलते रहते हैं। इशू की डेट मेंशन होती है कि किस डेट पे ये क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया गया है। रिसिपिएंट का नाम, एड्रेस एंड जीएसटी या यूआईएन मेंशन होता है। रिसिपिएंट की डिटेल लिखनी होती है कि किसको ये डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया जा रहा है। सीरियल नंबर ऑफ कंसर्न इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, जिस इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई के थ्रू गुड्स बेचा गया होगा। देखिए, जब टैक्सेबल गुड्स बेचा जाता है तो इनवॉइस इशू होता है, टैक्स इनवॉइस, और जब एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचे जाते हैं तो बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। तो ये मेंशन किया जाएगा उस डेबिट या क्रेडिट नोट में कि भाई हमने ये बिल से आपको गुड्स सेल किए थे, इसमें ये करेक्शन है, या तो वैल्यू ज़्यादा चार्ज हो गई है या कम चार्ज हो गई है, तो उस बिल की भी डिटेल्स लिखी जाती हैं। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स पेबल फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रिसिपिएंट, ये लिखा जाता है कि हम इतने रुपए से आपका अकाउंट या आपका लेजर डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। वो अमाउंट मेंशन करना होता है, टैक्सेबल अमाउंट, कितना टैक्सेबल अमाउंट, कितना टैक्स गुड्स या सर्विस के लिए, मतलब टैक्सेबल अमाउंट कम होगा तभी तो टैक्स कम होगा, तो ये चीज़ भी मेंशन की जाती है। एंड लास्ट में उसको साइन कर दिया जाता है, या तो सिग्नेचर मैनुअली होंगे या डिजिटली साइन होता है डेबिट या क्रेडिट नोट। या तो सप्लायर साइन करेगा, सप्लायर नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट नोट में।